हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। एंड आज से हम अपना इकोनॉमिक्स का इंग्लिश सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सेम जैसे मैंने हिंदी में पालमपुर वाला फर्स्ट कराया है, वैसे ही इंग्लिश में भी हम पहले पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर। इसमें मैंने कुछ नोट्स के थ्रू मतलब पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है, और इसमें लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और ये आपका एक तरीके से स्टडी मटेरियल रेडी हो रहा है। ठीक है बच्चों, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप इसको पढ़ो, उसके बाद अपना चैप्टर पढ़ो, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला हम समझते हैं कि पालमपुर बेसिकली है क्या। तो पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब एक कल्पना किया गया है कि पालमपुर का नामक एक गांव है, नाम का एक विलेज है, जिसके थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को पढ़ने का, वो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझाना है बेसिकली। तो हाइपोथेटिकल एक विलेज लिया गया है पालमपुर, जिसके थ्रू जो है हमें सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बताए गए हैं इसमें। तो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अब पहले हम पालमपुर जो विलेज है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली विलेज है क्या। तो पालमपुर विलेज है, इसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ चुकी है, कनेक्टेड है विद विलेज एंड टाउन्स के साथ, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर, और जो 1/3 पॉपुलेशन है वो SC कैटेगरी से बिलोंग करती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो पालमपुर है वो एक डेवलप्ड विलेज है, और वहाँ पर बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को अवेलेबल है। अब आगे बढ़ेंगे हम। फार्मिंग जो है वो वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, यानी कि वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं किसान। जैसे हमें पता ही है कि विलेजेस में, गांव में किसान ज़्यादा होते हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो पालमपुर भी इसी तरह का एक गांव है, जहाँ पर जो किसान का जो मेन एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द लैंड जो है वो क्या होता है, आपका हेक्टेयर होता है। ये आपको जस्ट एज अ नॉलेज पता होना चाहिए, जो मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं। एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है पालमपुर में, तो एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, फार्मिंग एक्टिविटी एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो फार्मिंग तो मेन ऑक्यूपेशन है ही वहाँ पर, इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें कारपेंटर हो गया, डेयरी हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये कुछ फ्यू एक्टिविटीज़ है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो बेसिकली 3 है हमारे यहाँ पर। एक तो लैंड है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको फार्मिंग करनी है तो यू नीड लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑन द लैंड यू विल डू फार्मिंग। एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल, यानी कि पैसा जो हम लगाते हैं बिजनेस में, खेती में या बिजनेस में, किसी भी चीज़ में। और थर्ड है हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो कि लेबर है। कैपिटल भी 2 तरह का होता है हमारा, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या, दीज आर यूज फॉर मैनी ईयर्स, सच एज टूल, मशीन, लैंड एट्सेट्रा। फिक्स मतलब जो एक बार फिक्स हो गया, मतलब आपने एक बार खर्च करा तो उसका बेनिफिट आप मैनी ईयर्स तक ले सकते हो, तो वो आपका फिक्स कैपिटल हो गया। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो आपने एक बार इन्वेस्ट करा, लगाया, तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलेगा, वो आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, या अगर हम पालमपुर का स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप बीज खरीद रहे हो, खाद खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर्स हो गए, जो पेस्टिसाइड्स खरीद रहे हो, तो ये सब क्या है, हमारे वर्किंग कैपिटल है, जो कि हमें चाहिए हर बार जब भी खेती करना होगा, तब हमें ये चीज़ें चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड विच इज़ नीडेड फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब है आगे ह्यूमन कैपिटल आपका। इट रेफर्स टू द ह्यूमन नॉलेज एंड द स्किल रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर विद द लेबर लैंड टू प्रोड्यूस थिंग और गुड्स।
यानी कि ह्यूमन कैपिटल, देखो आपने लैंड ले लिया, आपको जिस पे आप एग्रीकल्चर करने वाले हो, इसके अलावा आपने कैपिटल भी अरेंज कर लिया, आप सीड्स ले आए, फर्टिलाइज़र ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन अब आपको उस लैंड पर काम करने के लिए लोग चाहिए, जिसे हम लेबर बोलते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ह्यूमन तो सभी होते हैं, यानी कि ऑल आर ह्यूमन, लेकिन अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ऐसे लोग जिनके अंदर स्किल है, जो एजुकेटेड है, जिनके अंदर नॉलेज है, जिन्हें काम करना आता है, वो हमारे लिए क्या होंगे, ह्यूमन कैपिटल होंगे। इसके अलावा एक पॉइंटर है यहाँ पर, लैंड जो है वो एक फिक्स रिसोर्स है। डिफरेंट क्रॉप्स जो पालमपुर में ग्रो किया जाता है वो वीट है, बाजरा है, शुगर केन है एंड पोटैटोज है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, इन विंटर वीट इज ग्रोन एंड ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर दे ग्रो पोटैटो। यानी कि वहाँ पर जो थर्ड क्रॉप है वो आपको पता होना चाहिए कि पोटैटो इज द थर्ड क्रॉप in Palampur. The main reason why farmers are able to grow 3 different crop in a year is well developed system of irrigation in Palampur. ओके यानी कि पालमपुर जो है वहाँ पर जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो 3 क्रॉप क्यों उगा पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं। और फैसिलिटी किस चीज़ के सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके पास इरिगेशन सिस्टम जो है वो फुली डेवलप्ड है। यानी कि जब भी उन्हें पानी चाहिए खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड ऑन अ फिक्स्ड लैंड। So there are two methods. First one is multi-cropping and second one is the modern agricultural method. Multi-cropping होता क्या है? To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as a multi-cropping. यानी एक फिक्स लैंड है अगर आपका, और उस फिक्स लैंड के ऊपर अगर आप 2 से ज़्यादा बार जो है फार्मिंग कर पा रहे हो तो वो क्या है, आपका मल्टी क्रॉपिंग है। मतलब उस एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे से आप क्या करें, 2 से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो आप ग्रो कर पा रहे हो, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी क्रॉपिंग बोलेंगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। मॉडर्न मतलब जो आजकल तरीका यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, वो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर या मॉडर्न फार्मिंग होता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन लेट 1960 इन इंडिया बेसिकली। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन मतलब फसल से रिलेटेड, मतलब खेती से रिलेटेड, और रेवोल्यूशन में जब हम मेथड चेंज करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो अब इसके अंदर हुआ क्या था बेसिकली, तो फार्मर्स थे, उनको मोटिवेट किया गया था, इंकरेज किया गया था कि जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है उसको आप छोड़ करके जो नया साइंटिफिक मेथड है उसको आप यूज़ करिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। तो बेसिकली उसमें क्या क्या चेंजेस था, तो सबसे पहले जो फार्मर्स थे उनको मोटिवेट किया गया कि यू हैव टू यूज़ HYV सीड्स। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। मॉडर्न मतलब जो आजकल तरीका यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, वो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर या मॉडर्न फार्मिंग होता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन लेट 1960 इन इंडिया बेसिकली। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन मतलब फसल से रिलेटेड, मतलब खेती से रिलेटेड, और रेवोल्यूशन में जब हम मेथड चेंज करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो अब इसके अंदर हुआ क्या था बेसिकली, तो फार्मर्स थे, उनको मोटिवेट किया गया था, इंकरेज किया गया था कि जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है उसको आप छोड़ करके जो नया साइंटिफिक मेथड है उसको आप यूज़ करिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। तो बेसिकली उसमें क्या क्या चेंजेस था, तो सबसे पहले जो फार्मर्स थे उनको मोटिवेट किया गया कि यू हैव टू यूज़ HYV सीड्स। use of chemical fertilizers, use of pesticides, development of irrigation system. The purpose of this is to increase the agriculture production, which means the main purpose of green revolution was to increase the agriculture production, so that we can get a self-reliance in the agriculture product.
यानी कि जो मेन पर्पस था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था कि हम जो फार्मिंग प्रोडक्ट हैं उसमें खुद सेल्फ रिलायंट हो सके और हमें एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। तो इसकी जो शुरुआत थी जैसे मैंने आपको बताया कि लेट 1960 में हुआ था। और जो इसमें क्या किया गया था बेसिकली कि जो फार्मिंग का आपको जो तरीका है वो आप चेंज कीजिए ताकि हम क्या कर सके एक अच्छा क्वांटिटी ऑफ जो है प्रोडक्शन हमें एग्रीकल्चर से मिले। इसके लिए तो बेसिकली देखिए चार चीज़ें चेंज की गई है। सबसे पहला सीड आप चेंज करो, तो सीड जो है फार्मर्स को क्या इंकरेज किया गया कि आप HYV सीड्स यूज़ कीजिए, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कीजिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कीजिए। और जो इरिगेशन था उसके सिस्टम को डेवलप किया गया ताकि जो जैसा कि हमें पता ही है कि फार्मिंग के लिए पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर पानी होगा, इरिगेशन सिस्टम होगा तो फार्मिंग जो है वो क्वाइट ईजी होगी। द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर इज़ अनइक्वल। इसका मतलब किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है। तो पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो फार्मर में जो पालमपुर में जो फार्मर्स है वो तीन टाइप के फार्मर्स है। लार्ज फार्मर है, मिडल फार्मर्स है और स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर लेबर की तरह वहाँ पर काम करते हैं। लैंडलेस फार्मर वर्क ऑन द लार्ज फार्मर लैंड्स एज एग्रीकल्चर लेबर एंड अर्न लाइवलीहुड्स। जैसा भी मैंने आपको बताया ही कि वो लोग क्या करते हैं, जो बड़े किसान हैं उनके खेतों में वो काम करते हैं ताकि वो अपना जीवन जो है वो गुजार सकें। नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर सरप्लस क्या होता है। तो जैसे जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, उनसे उन्हें प्रोडक्शन मिलता है। तो जो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो उन्होंने जो खेती करी, जितना भी प्रोडक्ट उनको मिला, मतलब जितना प्रोडक्शन उन्हें मिला खेती से, उसके बाद जितना वो यूज़ कर सकते हैं उतना उन्होंने रख लिया और उसके बाद जो बच गया एक्स्ट्रा जिसे वो मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, वो उनके लिए क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एग्रीकल्चर सरप्लस। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनको कैपिटल कहाँ से मिलता है। तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा है तो उन्हें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी प्रोडक्शन उन्हें ज़्यादा मिलेगा। जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा अटेन करेंगे तो क्या करेंगे, वो कुछ क्वांटिटी अपने यूज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए रख लेंगे, बाकी चीज़ों को क्या करेंगे, वो मार्केट में बेच देंगे। बेचने से उन्हें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे जिसको वो एज अ कैपिटल अगली बार वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है उस कैपिटल को वो क्या करेंगे, जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको इंटरेस्ट पर पैसे भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो उनके पास क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है तो उतना उनके खुद के यूज़ के लिए सफिशेंट होता है। तो जब उन्हें खेती के लिए यानी फार्मिंग के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, फिर वही वो मनी बोरो करते हैं। और बोरो या तो वो लेंडर से करते होंगे या जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके गांव में उनसे वो क्या करते हैं, मनी को लेंड करते हैं, मतलब बोरो करते हैं, सॉरी लेंड करते, बोरो करते हैं। कैपिटल बेसिकली क्या है, मनी इन्वेस्टेड, यानी कि जब मनी जो पैसा लगाया जाता है खेती में वो कैपिटल होता है। अब यहाँ पे आप आपका नोट्स जो है मतलब समरी जो है वो चैप्टर की वो ख़त्म होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है, वो क्वेश्चंस भी जो पेपर में जनरली आते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बाकी तो देखिए हमें किसी को भी नहीं पता होता क्वेश्चन क्या आने वाला है पेपर में, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि ये क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि वो पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू अग्री दिस। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही बात है कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर उसमें जैसे HYV जो सीड्स होते हैं वो भी तैयार किए जाते हैं प्रॉपर, जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो भी फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड द आउटपुट, द इनपुट विच वी यूज इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। तो
जब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गई है पालमपुर में, तो उससे जो फार्मर्स हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिला है, तो उससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे पहला जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो किसान थे उन्हें इरिगेशन का जो सिस्टम था वो वेल या रिवर्स या फिर पॉन्ड वगैरह पे डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आते ही जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया, ट्यूब वेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ट्यूब वेल जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, इसमें एफर्ट्स भी कम लगता है और इजी होता है थोड़ा सा इरिगेशन सिस्टम इसके अंदर। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ट्यूबवेल जो है वो अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो इरिगेशन सिस्टम डेवलप होने की वजह से वो बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन? तो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर द इरीगेशन इन ऑर्डर टू इनेबल फार्मर टू कोप विद द वेगरियस ऑफ मानसून। इट विल इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी कि अगर हम इरीगेशन सिस्टम को और अच्छा करेंगे तो जो फार्मर है उन्हें मानसून पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और हम सभी को पता है कि जो मानसून होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। What are the different ways to increase production on the same piece of land? तो ये मैं आपको अभी नोट्स में मैंने बताया भी था कि दो मेथड है, एक तो पहला है आपका मल्टी क्रॉपिंग मेथड, दूसरा है आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? तो ये भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका एग्रीकल्चर सरप्लस होता है उसी से उन्हें कैपिटल जो है वो दोबारा मिल जाता है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें मनी बोरो करना पड़ता है, और वो बोरो कहाँ से करते हैं, तो मनी लेंडर्स से करते हैं या फिर लार्ज फार्मर्स से करते हैं, जो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बहुत अच्छा खासा जो उनकी इनकम है वो उन्हें ब्याज देने में चला जाता है, जिसकी वजह से वो और धीरे पिछड़ते चले जाते हैं वो। What can be done so that the more non-farming production activity can be settled in village? तो और क्या क्या हम एफर्ट्स कर सकते हैं जिसकी वजह से गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो बढ़े? तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है अगर वो और इन्हांस किया जाएगा तो उससे गांव में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो पाएंगी, जिससे कि लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट अगर होगा तो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि जब एक मार्केट डेवलप होती है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी डेवलप होता है। साथ में अगर मार्केट अच्छा होगा, डेवलप्ड होगा, तो जो फार्मर्स हैं वो भी अपना जो प्रोडक्ट है वो इजीली जो है वो बाज़ारों में बेच पाएंगे। एंड थर्ड वन इज़ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो गांव में लॉन्च किए जाएंगे विलेजेस में, तो वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें नए नए स्किल सीखने को मिलेगा, जिससे कि वो और अच्छा बेहतर फ्यूचर जो है वो अपना बना सकते हैं। कुछ शॉर्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे HYV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी होता है ये आपका। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका एडवांटेज भी आप अच्छे से याद कर लेना और डिसएडवांटेज भी अच्छे से याद कर लेना, ये जनरली पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज़ इंक्रीज्ड वाटर पोल्यूशन। यानी कि इससे क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है। इसने रिड्यूस किया है सॉइल फर्टिलिटी को, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके अलावा इसमें केवल व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ही इंक्रीज़ हुआ है। और इसने क्या किया है, गैप बिटवीन द लार्ज फार्मर एंड बिग फार्मर एंड द पुअर फार्मर है वो बढ़ा दिया है। क्योंकि जो अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करें तो उसमें HYV सीड्स चाहिए, आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको इरिगेशन का एक प्रॉपर डेवलप सिस्टम चाहिए। तो ये सब केवल उन फार्मर्स को ही मिल सकता है जिनके पास पैसा है
यानी कि जो बड़े किसान हैं वही केवल इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। जो छोटे किसान हैं, जिनको इन चीज़ों की एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी फार्मिंग में इन मतलब कैपिटल और ज़्यादा लगा सके। ऐसे में क्या है, जो बिग फार्मर्स हैं वो तो इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा रीजनल डिफरेंसेस भी बढ़ गए हैं। जैसे कि अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो देखना, आपको उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका जो बेनिफिट है सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा के एरियाज़ को हुआ है। बाकी जो और बाकी इसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंडिया के, उनको इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो अगर हम बोलें रीजनल डिफरेंसेस भी क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है और मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। सॉरी बच्चों, बीच बीच में थोड़ा ज़्यादा बोलते बोलते मेरी टंग स्लिप हो जाती है, बट अवॉइड करके आपसे पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिशनल फार्मिंग के ये पॉइंट्स हैं और मॉडर्न फार्मिंग के पॉइंट्स हैं। इनको मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। द ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी कि उसी को ट्रेडिशनल भी बोलते हैं और ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ होता है, मैन्योर का यूज़ होता है, और इसमें प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम होता है। जो फार्मर्स है वो डिपेंड करते हैं रेन के ऊपर। इसके इन कॉन्ट्रास्ट आप देखो मॉडर्न मेथड में क्या है, हमारा न्यू एंड साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ हो रहा है फार्मिंग का। HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है इसके अंदर। और प्रोडक्शन जो है इसमें हाई मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एंड ये मेथड जो है वो बहुत कॉस्टली है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ मार्केट से खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करता है, जो फार्मिंग जो एग्रीकल्चर का जो कॉस्ट है उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है। एंड आज बेसिकली मैंने एक ही क्लास में आपका नोट्स और क्वेश्चन आंसर सारा कुछ लिया है। आप एक बार इन नोट्स को पढ़ने के बाद आप एक बार अगर अपना चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड इसी तरह के वीडियोस के साथ मैं आगे भी आपको अलग अलग चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ो और आप अच्छे नंबर जो है वो ला सको एग्ज़ाम में। चलो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।